नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। आगे बढ़ने के पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ट्रांसफॉर्मर एज द नेम शोज अ डिवाइस which transfers energy from one circuit to another circuit is called transformer। ये एक इसकी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में डेफिनेशन हो गई और सिंप्लीफाइड वे में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसा डिवाइस जो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में वोल्टेज को ट्रांसमिट करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। यदि हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो सप्लाई के आधार पे या सप्लाई के बेसिस पे दो टाइप्स होते हैं ट्रांसफार्मर के। फर्स्ट वन इज स्टेप अप एंड सेकेंड वन इज स्टेप डाउन। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसमिट जरूर करता है, ट्रांसफर जरूर करता है, पर वो कभी भी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, वो सिर्फ वोल्टेज को चेंज करता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारे यहाँ भारत में जो जनरली जनरेटिंग वोल्टेज है वो होता है 11 kV एंड 33 kV। पर यदि हम इस वोल्टेज पे एनर्जी को ट्रांसमिट करें तो बहुत लॉसेस अकर होंगे सर्किट में। हम इसको सेव करने के लिए वहां पे लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो क्या करता है, 11 kV से 33 kV से यदि हम उसको सप्लाई देते हैं तो उसको स्टेप अप मींस बढ़ा देता है और आपको वो 220 kV या 440 kV पे सप्लाई देता है और उसको हम ट्रांसमिट करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे एनर्जी जो है वो सेव हो जाती है, लॉसेस जो हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं। नाउ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अब जितना हाई पावर आ रहा है 220 kV 440 kV, इसका हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है यदि तो हम इसको कम करना पड़ेगा। आपके घरों में जो आती है वो आती है 220 वोल्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन के एरियाज में आप यदि कहें तो जो ये ट्रांसमिट वाली एनर्जी इसको जो रिसीव करेगा ट्रांसफार्मर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्या करेगा, वो जो भी वोल्टेज इसमें आ रहा है या जो सप्लाई इसमें आ रही है इसकी वैल्यू को वो कम कर देगा। जैसे कि यदि इसने कम किया तो 220 kV 440 kV से 220 440 वोल्ट में आपके अकॉर्डिंग ये कम करता जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज में जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि इनके कैसे आप समझेंगे डेफिनेशनल फॉर्म में। तो बहुत इजी है। प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज यदि कम होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज ज्यादा होता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज ज्यादा और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कम होता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। बेसिकली स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कोर टाइप एंड शेल टाइप। सबसे पहले इसके पार्ट्स देख लें तो ये जो है ये इसकी कोर है, इसके साइड्स जो है ये लिंब कहलाते हैं। जो ये टर्न्स आपको दिख रहे हैं दोनों साइड में ये इसकी वाइंडिंग कहलाएगी। जिस साइड में सप्लाई कनेक्ट होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जिस साइड में लोड कनेक्ट होता है मींस आपको सप्लाई जहां से लेनी होती है या ट्रांसफर जिस डिवाइस में करनी होती है वो जिस तरफ कनेक्ट होगा वो आपका सेकेंडरी साइड कहलाएगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। सपोज यदि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग कहें हम इसको और यहाँ पे यदि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई कनेक्ट है तो ये वाला जो होगा ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगा। इसके टर्न्स सपोज हम डिनोट करें N1 से प्राइमरी साइड के, N2 से हम करते हैं डिनोट सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को। नाउ सेकेंडरी साइड मैंने जैसे बताया लोड कनेक्ट, सेकेंडरी साइड पे लोड है। सो ये हो गया आपका एक कॉमन स्ट्रक्चर ट्रांसफार्मर का। ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है। देखिए इसमें दो अलग अलग लिंब पे, मैंने बताया कि कोर के साइड्स लिंब कहलाते हैं, दो अलग अलग लिंब पे यहाँ वाइंडिंग्स प्लेस्ड हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यदि आप देखें तो दो अलग अलग लिंब की जगह यहाँ पे एक कॉमन लिंब पे आपकी वाइंडिंग्स प्लेस्ड है। इसको बोलते हैं सैंडविच टाइप की वाइंडिंग आपकी प्लेस्ड है। इसमें भी N1 एंड N2 होगा। जिस साइड में आपका सप्लाई कनेक्टेड है वो आपका प्राइमरी साइड एंड जिस साइड पे लोड कनेक्टेड है वो आपका सेकेंडरी साइड। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल और वी कैन से व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के पहले हमें तो ये समझना जरूरी है कि यदि आप देखेंगे ध्यान से
तो दोनों ही वाइंडिंग के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ये एक आयरन कोर पे प्लेस्ड है। तो हम ये समझ सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं यदि आप जानना चाहते हैं आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को रेफर कर सकते हैं उसके लिए। सबसे पहले हम ये समझें कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पे वर्क कर रहा है तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। किस तरीके से वर्क करता है वो देखें। यदि हम प्राइमरी को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, एसी सप्लाई, तो ये सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक होगा। इसकी करंट प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक होगी। जब ये प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक होगा तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एक फ्लक्स सेटअप होगा विच इज कॉल्ड फाई। ये फाई फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग करंट है तो ये फ्लक्स भी ऑल्टरनेटिंग होगा। तो ये लिंकअप करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग से और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो आप जिस डिवाइस को सप्लाई देना चाह रहे हैं उसको करंट प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सपोज इस साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 है और यदि वाइंडिंग का हम देखें तो इस साइड का, ये भी बताती हूं। जब अब ये यहाँ पे क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है तो यही फ्लक्स जो है सेटअप है ये प्राइमरी वाइंडिंग से भी आपका लिंक करेगा। इसको हम बोलते हैं E1। E1 से यदि हम इसको डिनोट करें तो प्राइमरी वाइंडिंग का आप कह सकते हैं ईएमएफ E1, सेकेंडरी वाइंडिंग का E2। इसको हम बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्योंकि इसी पे सप्लाई कनेक्टेड है तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और इस पे आपका लोड कनेक्टेड है, ये इससे डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है, इसके कारण इसमें सप्लाई आ रही है तो इसको हम बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दिस इज द सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट है तो लगातार जो है साइकिल वो चलता जाएगा। अब आगे यदि हम बात करें कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम बात कर रहे हैं तो ईएमएफ इक्वेशन क्या होना चाहिए, तो चलिए हम ईएमएफ इक्वेशन भी डिराइव करके देख लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ईएमएफ इक्वेशन से ही हमें बहुत से रिलेशंस पता चलते हैं। चलिए ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव करते हैं। अब हम बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन की। यदि तो क्योंकि हमने इसके पहले भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में समझा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका जो फ्लक्स होता है उस पर वैल्यू डिपेंड करती है वोल्ट्स की। तो समझें, देखिए यदि फाई हमारा फ्लक्स है तो सबसे पहले यदि यहाँ पे इससे देखें वेवफॉर्म से तो ये पूरा एक साइकिल है। एक साइकिल को कंप्लीट करने में यदि t टाइम लगता है तो हम उसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमें मालूम है फॉर्मूले से लिख सकते हैं 1/f। और इसी साइकिल से यदि आप देखेंगे तो 5max, यदि ये 5max है तो इसको अटेंड करने के लिए कितना टाइम लगेगा 1/4f। यदि ये 1/f है तो ये इसका 1/4 होगा तो 1/4f सेकेंड्स। अब हम इसको यहां देखें d5/dt 5max अपॉन 1/4f, क्योंकि इसको 5max को अटेंड करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 1/4f सेकेंड्स। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 4f 5max। नाउ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न क्या आएगा 4f 5m वोल्ट्स। आरएमएस वैल्यू की बात करें यदि तो आरएमएस वैल्यू ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न, आरएमएस वैल्यू की यदि हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है 1.11 फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है। और फॉर्म फैक्टर का जो रेशियो होता है आई आरएमएस अपॉन आई एवरेज होता है। यदि आरएमएस निकालना है, हमारे पास एवरेज वैल्यू दी हुई है, आरएमएस वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा 1.11 इंटू 4f 5m वोल्ट्स। ये आ गई आपकी आरएमएस वैल्यू। ये अभी आपकी आई कॉमन में। अब हम बात करें प्राइमरी साइड E1 के लिए आरएमएस ईएमएफ निकालेंगे हम प्राइमरी साइड E1 ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी साइड। तो ये क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी साइड। तो क्या होंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, हमारे पास है 4.44 f5m। हम ये वैल्यू रख देंगे और सपोज प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स n1 है तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड प्राइमरी साइड का निकल के आएगा 4.44 f n1 5m वोल्ट्स। ये ईएमएफ इक्वेशन हुई प्राइमरी साइड की। इसी तरीके से हम सेकेंडरी साइड की लिख सकते हैं। सपोज E2 सेकेंडरी साइड का ईएमएफ है तो हम लिखेंगे 4.44 f n2 5m। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स देखिए n1 है प्राइमरी के
या नंबर ऑफ टर्न्स N2 है सेकेंडरी के। यदि हम सपोज इसको इक्वेशन 1 दे दें और इसको इक्वेशन 2 दे दें, तो हम अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालेंगे। कैसे वो मैं आपको बता, देखिए हम ये इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब हम ये जानते हैं कि ये कट हो जाएंगी वैल्यूज, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। और हम क्या लिख सकते हैं, हमको मालूम है कि E2 को हम V2 भी लिख सकते हैं और E1 को हम V1 लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1। ये जो निकल के आया ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। हम इसको डिनोट करते हैं K से। एक और इसमें हम देख लेते हैं, इसमें आपने देखा EMF आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा है, वोल्टेजेस आ रहे हैं, पर करंट नहीं आ रहा, तो करंट का रिलेशन भी इसके लिए हम निकाल लेते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं क्या होगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि सपोज इसमें जो लॉसेस है वो नेग्लिजिबल है, तो हम ये लिख सकते हैं आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास लॉसेस जो है वो नेग्लिजिबल है। आउटपुट क्या होगा, V2 I2, इनपुट क्या होगा V1 I1। यहां से क्या निकल के आएगा, I2 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। अब यहां यदि देखिए तो हम ये देख रहे हैं कि जो वैल्यूज है करंट और वोल्टेज की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम हम यदि यहां लिखें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए, तो हम लिख सकते हैं I1 अपॉन I2। ये टोटल जो आपका निकल के आया है इक्वेशन, ये कहलाता है आपका, या आप कह सकते हैं जो रिलेशन, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको हम K से डिनोट करते हैं। एक चीज और, मैंने आपको आउटपुट और इनपुट बताया, ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स KVA में होती है, इसलिए देखिए वोल्ट एम्पियर्स मैंने आपको ये बताया कैसे KVA में होती है, हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।